सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल के सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के 10वें चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के भाग 2 के अंतर्गत गोलीय दर्पण और उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग समतल दर्पण से भली भांति परिचित होंगे। हम सभी अपने घरों में चेहरा देखने के लिए अधिकतर जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं उसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है और ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, आइए देखें। गोलीय दर्पण, तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। आइए देखें अवतल दर्पण किसे कहेंगे। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ ये जो दर्पण देख रहे हैं आप, इसकी ये जो सतह है ये परावर्तक है और ये अंदर की ओर वक्रित है, यानी कि ये जो हिस्सा होगा दर्पण का सामने का भाग है और ये हिस्सा दर्पण का पिछला भाग। तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। आइए देखें उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ ये जो सतह आप देख रहे हैं ये परावर्तक सतह है या परावर्तक पृष्ठ है और ये बाहर की ओर वक्रित है, यानी ये दर्पण का सामने का भाग होगा और ये दर्पण का पिछला भाग। ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए दोस्तों, हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि हम एक नई चम्मच लें और इस चम्मच को हम सीधा रखें और इसमें अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करें, तो ये जो अंदर की ओर वक्रित सतह है यह अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करती है। और वहीं इस चम्मच को हम इस तरह से उल्टा कर दें और अब इस चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करें, तो ये जो उभरी हुई सतह है यह उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करती है। आइए दोस्तों, अब हम गोलीय दर्पण के संदर्भ में निम्न पदों को समझें। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है इसे हम गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो केंद्र होता है इसे हम कहेंगे ध्रुव और इसे हम P से निरूपित करते हैं। दोस्तों, ये गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है हमें देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी गोले का भाग है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम दर्शाते हैं C से। ये गोले का केंद्र हुआ और इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, और इस गोले की त्रिज्या इसे हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम दर्शाते हैं कैपिटल R से। तो ये ध्रुव और C तक के बीच की दूरी इसे हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। आइए देखें मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र में से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र C है, इसमें से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा इसे हम कहेंगे दर्पण की मुख्य अक्ष।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु में प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ ये अवतल दर्पण है और ये उसकी मुख्य अक्ष। हम इस अक्ष के समांतर आपतित होती हुई किरण लेंगे। ये किरणें परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष पर इस बिंदु में प्रतिच्छेदित करती हैं। इस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। ये दोनों आपतित किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ से परावर्तक सतह से परावर्तित होंगी और परावर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यह बिंदु इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है और इसे हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। वहीं उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु में से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। यहाँ ये जो किरणें हैं, ये इस उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष हो गई, और ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें हैं। यहाँ से परावर्तित होने के बाद ये किरणें इस दिशा में चली जाएंगी। ये अपसारी किरणें हैं। ये वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, पर यदि इन्हें पीछे लंबाया जाए तो ये इस बिंदु में मिल रही हैं, ऐसा आभास होगा। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। आइए देखें अब द्वारक किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। दोस्तों ध्यान दें, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है और इस संबंध को हम r बराबर 2f से व्यक्त करते हैं। यदि फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी, और यदि फोकस दूरी ये 2 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ P से लेकर C तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या है, और P से लेकर कैपिटल F इस तक की दूरी जो है वह फोकस दूरी है। दोस्तों यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं वे उन गोलीय दर्पणों के बारे में है जिनका द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है। दोस्तों अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस ये अवतल दर्पण के सामने की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस उत्तल दर्पण के पीछे की ओर होता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करें गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के किरण आरेख खींचने के लिए किरणों के चयन के बारे में।
तो वैसे तो दोस्तों किसी भी वस्तु के एक बिंदु में से असंख्य किरणें आ रही होती हैं, परंतु हमें प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ये 2 किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होंगी, उस स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें ये निम्न 4 किरणें ज्ञात हैं और इन 4 किरणों में से किरण आरेख खींचने के लिए हम कोई भी 2 किरणों का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं ये 4 किरणें कौन कौन सी हैं। किरण 1, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस में से गुजरती है। यह अवतल दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण, यहाँ से परावर्तन होगा और परावर्तन होने के बाद ये मुख्य फोकस में से गुजरेगी। वहीं उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। यहाँ ये उत्तल दर्पण है, इसके सामने का भाग है, ये पिछला भाग है। ये उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष हो गई। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन होने के बाद इस दिशा में चली जाएगी। यदि इसे पीछे लंबाया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये F में से आ रही है। किरण 2, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस में से आपतित होने वाली अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आपतित होने वाली किरण। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस में से आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य फोकस है और ये मुख्य फोकस में से आपतित होने वाली किरण यहाँ परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। वहीं उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। यहाँ ये उत्तल दर्पण है, ये इसके सामने का भाग है, ये इसके पीछे का भाग, ये इसका मुख्य फोकस है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आपतित होने वाली किरण यहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। किरण 3, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में से आपतित होने वाली अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आपतित होने वाली किरण। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में से आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौटती है या उसी मार्ग में वापस परावर्तित होती है। तो ये अवतल दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र, ये आपतित किरण यहाँ परावर्तन हुआ और वापस उसी मार्ग में लौट गई। वहीं उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौटती है। ये उत्तल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र, यहाँ ये सामने का भाग है, ये पीछे का भाग। यहाँ ये आपतित होने वाली किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित हो रही है और यहाँ तक आएगी, यहाँ परावर्तन होगा और परावर्तन होने के बाद इस मार्ग में वापस लौट जाती है। आइए देखें किरण 4। किरण 4, दर्पण के ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित होने वाली किरण। अवतल अथवा उत्तल दर्पण के ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण
तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। यहाँ आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के साथ समान माप का कोण बनाती हैं। ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। यहाँ आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने माप का कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतने माप का कोण बनाती हुई परावर्तित होती है। ये उत्तल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये आपतित किरण, ये परावर्तित। यहाँ आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने माप का कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतने ही माप का कोण बनाती हुई परावर्तित होती है। आइए दोस्तों, अब हम अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के किरण आरेख खींचते हैं। दोस्तों, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, साइज और प्रकृति दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के सापेक्ष बिंब की यानी कि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। यहाँ वस्तु के अलग अलग 6 स्थितियों के लिए हमें 6 अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं। जब बिंब या वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहले हम एक इस तरह से रेखा खींच लेंगे। इसके बाद परिकर पर अनुकूल त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे। यहाँ पर मैं परिकर पर छह सेमी जितनी त्रिज्या ले रहा हूं और इस रेखा के दोनों ओर एक समान लंबाई की चाप खींचूंगा। इसके बाद इस चाप के एक ओर इस तरह से हम छोटी छोटी रेखाएं खींच देंगे। ये रेखाएं दर्शाती हैं कि इसकी दूसरी सतह यानी कि ये वाली सतह ये दर्पण की परावर्तक सतह है। अब हम दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस इनके स्थान निश्चित करेंगे। तो इस बिंदु को, ये परावर्तक सतह का केंद्र है, इसे हम लेंगे दर्पण का ध्रुव P। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि वक्रता त्रिज्या यह फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो हम P से लेकर के C तक की जितनी दूरी लेंगे, वहां से P से लेकर F तक की दूरी ये आधी होगी। यहाँ पर ये P से लेकर C, इसको मैंने 6 सेंटीमीटर ले रहा हूं। तो यहां से P से F तक की दूरी ये कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। C बिंदु ये वक्रता केंद्र दर्शाता है, F बिंदु यह मुख्य फोकस को दर्शाता है। यानी कि F बिंदु ये हमें C और P के बिल्कुल बीच लेना है। अगर आप वक्रता त्रिज्या 5 सेमी लेते हैं तो आपकी फोकस दूरी यह 2.5 सेमी होगी। यहाँ मैंने P से लेकर C तक की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ली है। तो P से लेकर F तक की दूरी यानी फोकस दूरी यह 3 सेंटीमीटर लूंगा। अब
दोस्तों, यहाँ वस्तु अनंत दूरी पर है और वस्तु में से असंख्य किरणें आ रही हैं, परंतु हमें प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता है और हम 4 किरणों के बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ हम जो 2 किरणें लेंगे वो दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ही लेंगे, क्योंकि अनंत दूरी से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। तो आइए हम ये जो दोनों किरणें खींचेंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर ही खींचेंगे। ये आपात होने वाली एक किरण कहाँ से परावर्तित होगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर आपात होने वाली किरण परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस में से गुजरती है। दूसरी आपतित होने वाली किरण, यह भी हम मुख्य अक्ष के समांतर ही लेंगे। ये आपतित होने वाली किरण और ये भी परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो मुख्य फोकस में से। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित। ये आपतित किरण और ये परावर्तित। ये दोनों आपतित किरणें हैं और ये दोनों किरणें परावर्तित किरणें हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें मुख्य फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति ये कहाँ होगी? तो मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? तो जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनता है। यहाँ प्रतिबिंब की जो साइज है वो होगी अत्यंत छोटी। प्रकृति कैसी होगी? तो दोस्तों, यहाँ किरणें, परावर्तित होने वाली किरणें क्या वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं? तो हाँ। तो यदि परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हों तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब ये हमेशा कैसा होता है? उल्टा। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक और उल्टा। दोस्तों, यहाँ बिंब को दर्शाया नहीं गया है क्योंकि बिंब ये अनंत दूरी पर है, परंतु अनंत दूरी से आने वाली किरणें, सभी किरणें कैसी होंगी? समांतर। तो जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है, अत्यंत छोटा होता है और वास्तविक और उल्टा होता है। आइए दोस्तों, अब हम दूसरे प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचते हैं। यहाँ बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से परे है, यानी वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र से दूर है। तो पहले की ही भांति हम दर्पण बना लेंगे और यहाँ मैंने P से C तक की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या ये 5 सेमी ली है और P से F तक की दूरी ये 2.5 सेमी ली है। अब बिंब का स्थान कहाँ है? C से दूर। तो मैं C से थोड़ी दूर वस्तु बना लेता हूँ। ये वस्तु हम मुख्य अक्ष के बिल्कुल लंबवत खींचेंगे।
बिंब को हम नाम देंगे ए बी। अब दोस्तों, इस ए बी बिंब में से असंख्य किरणें आ रही हैं, लेकिन हमें प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है और हमें 4 किरणें ज्ञात हैं। तो इन 4 किरणों में से हम कोई भी 2 किरणें लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहली किरण लेता हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण है। परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो मुख्य फोकस में से। ये परावर्तित किरण। दूसरी किरण मैं ले रहा हूं वक्रता केंद्र C में से आपतित होती हुई। तो ये A बिंदु और ये C एक ही रेखा में हो, इस प्रकार ये आपतित किरण। तो वक्रता केंद्र C में से आपतित होती हुई किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी ये आपतित किरण हुई, यहाँ से परावर्तन होगा और वापस इसी मार्ग में लौट जाएगी। तो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे को इस बिंदु में प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक और उल्टा। यहाँ मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा और इसका नाम दूंगा A डैश B डैश। दोस्तों, यहाँ हमें प्रतिबिंब भी बिल्कुल सीधा बनाना है, यानी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबवत स्थिति में। तो जब बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से दूर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? तो C और F के बीच। प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है? तो बिंब से छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टा। आइए दोस्तों, आगे का किरण आरेख देखते हैं। तो यहाँ बिंब की स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र C पर। तो पहले की बात हम दर्पण बना लेंगे। यहाँ P से C तक की दूरी मैंने 5 से मिली है और F बिंदु ये C और P के बिल्कुल मध्य लिया है। अब हम C पर वस्तु बनाएंगे। तो वस्तु को हमें मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर बिल्कुल लंबवत स्थिति में लेना है। ये हो गई वस्तु। वस्तु का नाम देंगे AB। अब हमें 4 किरणें ज्ञात हैं। इन 4 किरणों में से कोई भी 2 किरण खींचेंगे। तो मैं पहली किरण ले रहा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजरेगी। तो ये परावर्तित किरण। दूसरी किरण में ले रहा हूं मुख्य फोकस F में से आपतित होती हुई। तो यहाँ ये A बिंदु और मुख्य फोकस बिंदु ये एक ही रेखा में आए, इस प्रकार लेंगे। और ये आपतित किरण। मुख्य फोकस में से आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और ये परावर्तन के बाद इसके समांतर गुजरेगी। ये परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है। ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो हम प्रतिबिंब खींचते हैं।
प्रतिबिंब का नाम देंगे ए डैश बी डैश। तो दोस्तों, जब बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र C पर होती है तब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, तो वो भी C पर है। और प्रतिबिंब का साइज क्या है, तो वो वस्तु के बराबर है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। आइए दोस्तों, आगे का किरण आरेख देखते हैं। यहाँ बिंब की स्थिति C और F के बीच में है, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। पहले की भांति हमने दर्पण बना लिया है, C, F और P के स्थान निश्चित कर लिए हैं। अब हम C और F के बीच वस्तु बनाएंगे। तो वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बिल्कुल लंबवत स्थिति में लेंगे। ये हो गई वस्तु AB। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई खींचेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस में से गुजरेगी। ये परावर्तित किरण। दूसरी किरण हम लेंगे मुख्य फोकस में से आपतित होती हुई। तो मुख्य फोकस में से आपतित होती हुई किरण परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तो अब हम परावर्तित किरण खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। ये परावर्तित किरण है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, हम प्रतिबिंब खींचेंगे। प्रतिबिंब का नाम देंगे ए डैश बी डैश। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति यह C से दूर है, वक्रता केंद्र से परे, और प्रतिबिंब यह वस्तु से या बिंब से बड़ा होगा। और परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा। हम लिख लें प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो C से दूर या C से परे। साइज क्या होगा, तो बिंब से बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब यह वास्तविक और उल्टा होगा। आइए दोस्तों, आगे का किरण आरेख देखते हैं। यहाँ बिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर है, तो पहले की भांति हम दर्पण बना लेंगे। C, F और P का स्थान निश्चित करेंगे। यहाँ बिंब मुख्य फोकस पर है, तो आइए बिंब बनाते हैं। बिंब ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत स्थिति में बनाएंगे। बिंब का नाम देंगे AB। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस में से। ये परावर्तित किरण। दूसरी किरण हम लेंगे C की दिशा में से आपतित होने वाली।
तो ये C है और ये बिंदु A, तो यहाँ C और A बिंदु एक ही रेखा में आए, इस प्रकार हम आपतित किरण खींचेंगे। ये आपतित किरण और C की दिशा में से आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब हम परावर्तित किरण खींचें तो यहाँ पर भी A और C ये एक ही रेखा में आए, इस प्रकार परावर्तित किरण खींचेंगे। ये दोनों परावर्तित किरणें अनंत दूरी पर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और प्रतिबिंब अनंत दूरी पर मिलेगा। और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो कैसा होगा? अत्यंत बड़ा। आइए देखें, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ होगी? अनंत पर, और साइज अत्यधिक बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। आइए दोस्तों आगे का किरण आरेख देखें। तो यहाँ बिंब की स्थिति मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच है। तो पहले की तरह हम दर्पण बना लेंगे, C, F और P का स्थान निश्चित कर लेंगे। अब F और P के बीच हम बिंब बनाते हैं। ये बिंब हो गया AB। एक किरण हम लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई। तो यहां से इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? तो मुख्य फोकस F में से। तो हम परावर्तित किरण खींचते हैं। ये परावर्तित किरण। दूसरी किरण हम ले रहे हैं C की दिशा में से आपतित होने वाली। तो C बिंदु और A बिंदु एक ही रेखा में आए, इस प्रकार लेंगे। और ये आपतित किरण। तो जो किरण C की दिशा में से आपतित होगी वह उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो हम परावर्तित किरण खींचें। ये C की दिशा में से आपतित होने वाली किरण है और परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोस्तों यहाँ ये दोनों परावर्तित किरणें ये अपसारी किरणें हैं। आगे जाकर ये एक दूसरे से दूर होती जाएंगी और आगे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। यदि इन्हें पीछे लंबाया जाए तो मैं इन्हें पीछे लंबाता हूँ। तो ये एक दूसरे को इस बिंदु में प्रतिच्छेदित करती हैं, ऐसा आभास होगा। तो यहां प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का नाम देंगे A' B'। दोस्तों यहां ये परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, परंतु पीछे लंबाने पर
प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब यह आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब ये कैसा होता है? सीधा। यहाँ प्रतिबिंब का स्थान है वो दर्पण के पीछे होगा, यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी? दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का साइज ये कैसा होगा? तो बिंब से या वस्तु से बड़ा। और प्रकृति तो आभासी और सीधा। यहाँ देखें, जब बिंब की स्थिति F और P के बीच होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, साइज कैसा होगा? विवर्धित होगा यानी बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की? तो आभासी और सीधा। आइए दोस्तों, अब हम उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के किरण आरेख देखें। तो यहाँ 2 किरण आरेख बनेंगे। पहला, जब बिंब की स्थिति अनंत पर हो। तो आइए इसका किरण आरेख खींचते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच देंगे। इसके बाद परिकर पे अनुकूल त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे। तो यहाँ मैं 5 सेंटीमीटर जितनी त्रिज्या ले रहा हूँ और इस रेखा के दोनों ओर समान लंबाई की चाप लगाएंगे। अब इस चाप के एक ओर इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं बना देंगे। यह हमारा उत्तल दर्पण होगा और इसकी ये जो सतह है यह परावर्तक सतह है। इस परावर्तक सतह का जो केंद्र है इसे हम लेंगे ध्रुव, और इस ध्रुव से यहाँ 5 सेमी दूरी पर हम लेंगे वक्रता केंद्र C, और इसके बिल्कुल मध्य या बिल्कुल बीच में यानी 2.5 सेमी पर मैंने लिया है F। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि जो फोकस दूरी होती है P से लेकर F तक की दूरी, वह वक्रता त्रिज्या की यानी P से लेकर C तक की दूरी इससे आधी होती है। यदि हम वक्रता त्रिज्या 6 सेमी लेंगे तो हमें फोकस दूरी 3 सेमी लेनी पड़ेगी। आइए, अब यहाँ वस्तु अनंत दूरी पर है, वस्तु की जो स्थिति है वो अनंत पर है, तो और वस्तु में से असंख्य किरणें आ रही हैं, और अनंत दूरी से आने वाली ये सभी किरणें हम कैसी लेंगे? समांतर। और इन असंख्य किरणों में से हमें प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता है। तो हम यहाँ ये जो 2 किरणें लेंगे ये दोनों ही मुख्य अक्ष के समांतर आपात होती हुई लेंगे। तो आइए किरण खींचते हैं। यह मुख्य अक्ष के समांतर आपात होने वाली किरण है। यह परावर्तन होने के बाद ये यहाँ से परावर्तन होगा और इस दिशा में ये मुड़ जाएगी। ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये F में से आ रही है। दूसरी आपतित किरण खींचें तो ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। और उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपात होने वाली किरण ये परावर्तन होने के बाद F में से आती हुई प्रतीत होती है। तो हम इसकी परावर्तित किरण खींचें तो यहाँ ये बिंदु और फोकस का बिंदु एक ही रेखा में आए
इस तरह से हम परावर्तित किरण खींचेंगे। यहाँ ये आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित। यहाँ ये दोनों परावर्तित किरणें अपसारी किरणें हैं जो आगे जाकर एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। ये आगे जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, पर यदि इसे पीछे लंबाया जाए तो आइए हम इसे पीछे लंबाते हैं। इन परावर्तित किरणों को पीछे लंबाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये F में प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब ये कैसा होता है, सीधा। और प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी, तो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वह अत्यंत छोटा होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के पीछे F पर, यानी मुख्य फोकस पर, और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वह अत्यंत छोटा होगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, तो प्रतिबिंब कैसा होगा यहाँ, तो यहाँ किरणें वास्तव में, परावर्तित किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, इसीलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। आइए दोस्तों, अब हम दूसरा किरण आरेख बनाते हैं। यहाँ बिंब की स्थिति यह अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच है। तो हम पहले की तरह उत्तल दर्पण बना लेंगे और P, F और C के स्थान निश्चित करेंगे। इसके बाद बिंब की स्थिति अनंत तथा ध्रुव P के बीच है, तो हम इस मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी P से थोड़ी दूर बिंब बना देंगे। यह बिंब हो गया AB। अब हमें 4 किरणें ज्ञात हैं। इन 4 किरणों में से हम कोई भी 2 किरण खींचेंगे। तो सबसे पहले मैं किरण लेता हूं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई किरण। तो यहाँ हम आपतित किरण खींच रहे हैं, और ये किरण कैसी लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन होने के बाद F में से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये आपतित किरण है और इसकी परावर्तित किरण खींचें तो ये बिंदु और F ये दोनों एक ही रेखा में आए, इस प्रकार परावर्तित किरण खींचेंगे। दूसरी किरण हम खींच रहे हैं C की ओर आपतित होती हुई। तो ये बिंदु A और बिंदु C ये दोनों एक ही रेखा में आए, इस प्रकार हम आपतित किरण खींचेंगे। ये आपतित किरण और यहाँ से परावर्तन होगा। ये आपतित किरण है और ये आपतित किरण
हमने सी की ओर आपतित हुई ली है, तो उत्तल दर्पण के सी की ओर आपतित होती हुई किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, यानी परावर्तन होने के बाद उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो यहाँ से परावर्तन होने के बाद ये वापस इस दिशा में चली जाएगी। अब ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, ये दोनों अपसारी किरणें हैं। ये आगे जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, ये एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। यदि इन दोनों परावर्तित किरणों को पीछे लंबाया जाए, तो आइए हम इन्हें पीछे लंबाते हैं। इस किरण को भी, ये जो परावर्तित किरण है, इसे भी पीछे लंबाते हैं। तो ये दोनों परावर्तित किरणें P और F के बीच इस बिंदु में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हों, ऐसा प्रतीत होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा और ये बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। हम प्रतिबिंब का नाम देंगे A', B'। तो यहाँ प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच दर्पण के पीछे है। तो आइए देखें। तो जब बिंब की स्थिति अनंत तथा ध्रुव P के बीच होती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब, इसकी स्थिति दर्पण के पीछे F और P के बीच साइज कैसी होगी? तो बनने वाला प्रतिबिंब यह छोटा होगा, यानी कि बिंब से छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा।